नमस्कार, मैं मीनू। हम भारत के लोग और हमारा संविधान। आज के परिप्रेक्ष्य में क्यों जरूरी है संविधान की जानकारी, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के कैंपेन में मुख्यतः जिस एक मुद्दे ने भाजपा को 240 सीटों पर समेट दिया, वह मुद्दा था कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रत्येक चुनावी सभा में भारत के संविधान की एक प्रति को हाथ में लेकर सत्तारूढ़ दल के उस कुत्सित इरादे का पर्दाफाश करना कि भाजपा यदि 2024 में फिर से सत्ता में आई तो इस देश के संविधान को बदल डालेगी, जिसके कारण दलित, आदिवासी और पिछड़ों का आरक्षण का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक अप्रिय सच्चाई जो उभर कर सामने आई, वह थी देश की अधिसंख्या आबादी को अभी तक यह जानकारी नहीं थी कि देश के राजनीतिक विमर्श में अक्सर जिस संविधान का जिक्र होता रहता है, वह वास्तव में एक किताब की शक्ल में है, जिसकी एक प्रति राहुल गांधी अपने हाथ में लिए घूम रहे हैं। इसी अज्ञानता के चलते यदा कदा जब भी संविधान चर्चा में आता है तो देश की बहुसंख्य आबादी बगले झांकने लगती है। यही कारण रहा कि इस मुद्दे के जोर पकड़ने से पहले चुनाव के शुरुआती दौर में संविधान विशेषज्ञों, कतिपय बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिक शास्त्र के विद्यार्थियों को छोड़ दें तो देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा संविधान बदलने की बात सुनकर भौचक्का सा रह गया, उलझन में पड़ गया। इनफैक्ट आज फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जब भाजपा के नेता राहुल गांधी के हाथों में मौजूद संविधान की प्रति को नक्सलियों की लाल किताब बताने लगे हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया है। संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की धरती पर देश के संविधान पर मंडरा रहे खतरे को लेकर महाराष्ट्र का मतदाता आंदोलित हो उठा है। इससे पहले भी एक और हैरानी वाली बात यह देखने में आई थी कि सत्ताधारी दल के प्रचार तंत्र की वजह से अधिकांश भारतीय धारा 370 शब्द से परिचित तो थे, मगर उनमें से 10% को भी यह जानकारी नहीं थी कि यह धारा 370 संविधान का एक अनुच्छेद है, जिसमें जम्मू कश्मीर रियासत के भारत संघ में विलय की शर्तों तथा प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की जनता को बिना कोई पूर्व सूचना दिए अथवा उनकी बिना राय लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने इस अनुच्छेद को निरस्त कर जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, जो कि स्पष्ट तौर पर संविधान से छेड़छाड़ का मामला है। ऐसा तब भी देखने में आया था जब भारत की संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करते हुए मोदी सरकार ने नागरिकता कानून 1955 में जो संशोधन किया, उसने देश की राजनीतिक व सामाजिक चेतना को झकझोर कर रख दिया था। निस्संदेह सोशल मीडिया पर सत्य हिंदी जैसे कई यूट्यूब चैनल्स ने अपने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से संविधान खतरे में है इस वाक्य से राहुल गांधी का अभिप्राय क्या है, यह समझाने के कई प्रयास किए। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो संविधान इस देश के लोकतंत्र की रीढ़ है, जिसके आधार पर देश का शासन और प्रशासन चलाया जाता है, जिसमें उल्लिखित मौलिक अधिकारों की वजह से हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं, उसी के बारे में हमारी जानकारी शून्य के बराबर है। कितने भारतीयों को यह जानकारी है कि अंग्रेजी और हिंदी
दोनों भाषाओं में संविधान की हस्तलिखित मूल प्रतियां, हाथ से लिखी हुई मूल प्रतियां संसद के पुस्तकालय में एक विशेष हीलियम कवच के भीतर सुरक्षित रखी हुई हैं। कितने लोगों को जानकारी है कि हमारा संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है और इसके लगभग 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिए गए हैं। कितने नागरिकों को जानकारी है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है? कितने लोगों को जानकारी है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके तहत संविधान किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की इजाजत देता है? कितने लोगों को जानकारी है कि संविधान में केंद्र व राज्यों के अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट बंटवारा किया गया है? 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 पे यह स्पष्ट रूप से बंटवारा लिखा हुआ है। मगर कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, और वो विषय कौन से होंगे इसका भी स्पष्ट उल्लेख हमारे संविधान में है। कितने भारतीयों को जानकारी है कि संविधान में लोकतंत्र के मूल आधार नागरिकों के मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है, ताकि हम भारतीय जिम्मेदार नागरिक बन सके। अन्य कर्तव्यों के अलावा ऐसी कुप्रथाओं का निषेध करने को कहा गया है जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो, पर्यावरण की रक्षा करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने की विशेष हिदायतें हमारे संविधान निर्माताओं ने इस देश के नागरिकों को दी हैं। कितने लोगों को मालूम है कि भाग 4 में, संविधान का जो भाग 4 है, उसमें वर्णित राज्यों के नीति निर्देशक तत्व एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना का रोड मैप प्रस्तुत करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जिनको इस विषय में जानकारी है। यदा कदा जब भी ये विषय उठते हैं तो हम लोग इधर उधर थोड़ा सा गूगल करते हैं और उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में आइए संक्षेप में जानें कि राहुल गांधी के हाथ में जो संविधान की किताब मौजूद है वह असल में है क्या और कैसे वो किताब बनी। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। देखिए, विश्व के कई देशों में संविधान अलिखित है, जिसमें कि ब्रिटेन का संविधान प्रमुख है, जिसका कि अधिकांश हिस्सा केवल परंपराओं के आधार पर चल रहा है और संविधान में का लिखित हिस्सा बहुत मिनिस्क्यूल है। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने के उपरांत उनकी अनेक विशेषताओं को भारत के नवजात लोकतंत्र की जरूरतों के मुताबिक आत्मसात किया गया। संविधान सभा के 389 सदस्यों ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों के अथक परिश्रम के उपरांत इसके ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसीलिए सम्मान से उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। गौरतलब है कि इसमें से 114 दिनों तक गंभीर विचार मंथन के उपरांत कुल 7,635 प्रस्तावित संशोधनों में से 2,473 संशोधनों को स्वीकृत किया गया। अर्थात कितनी विस्तृत और गहन चर्चा हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संविधान के निर्माण से पहले की। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद यानी धाराएं, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। लेकिन समय समय पर किए गए संशोधनों के बाद वर्तमान में संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भागों में यह विभक्त है। अब आते हैं संविधान में संशोधन पर। संशोधन यानी अमेंडमेंट कि संविधान में संशोधन कैसे और कब किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार, संविधान का जो अनुच्छेद 368 है उसके अनुसार संसद को, ध्यान दीजिए, संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार दिया गया है। संविधान में संशोधन को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित किया जाना
आवश्यक है। दोनों सदन जब तक 2/3 बहुमत से पारित नहीं करेंगे संविधान संशोधन विधेयक को, तब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन पारित करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा सकता। मतलब दोनों सदनों में अलग अलग अधिवेशन होंगे और वहां पे 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। इसके उपरांत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो विधेयक संशोधन के रूप में लागू कर दिया जाता है। देखिए, जो इस देश के राज्य हैं वो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव नहीं कर सकते, मगर अनुच्छेद 368 में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। केंद्र शासित प्रदेशों की कोई भूमिका संविधान संशोधन में नहीं होती है। दिलचस्प बात यह है कि एक कठोर संविधान होने के बावजूद इस पे अब तक 104 संशोधन किए जा चुके हैं। गौरतलब बात यह भी है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में संविधान के मूलभूत ढांचे को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। मूलभूत ढांचा क्या है जिनमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है? नंबर 1, संविधान की सर्वोच्चता, इस पर संशोधन संसद नहीं कर सकती है। गणतंत्रात्मक लोकतंत्र, यह देश गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है, इसको भी संसद नहीं बदल सकती है। इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को संसद नहीं बदल सकती है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य जो शक्ति पृथक्करण है, मतलब जो पावर्स का स्पष्ट बंटवारा है, उसको भी संसद संशोधित नहीं कर सकती है, बदल नहीं सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस देश का जो संघीय ढांचा है, केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारें, इस ढांचे को संसद किसी भी संशोधन के माध्यम से नहीं बदल सकती है। और यही सबसे बड़ा बहस का मुद्दा है इस देश के अंदर और चिंता का विषय है। इसके अलावा इस देश की एक जो अनूठी विशेषता, जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया कि संघीय ढांचा, लेकिन इसमें भी एक अनूठी विशेषता है कि ढांचा संघीय होने के बावजूद इस देश की आत्मा एकात्मक है, यूनिटरी है। भारतीय संविधान विश्व का एक ऐसा अनोखा संविधान है जिसमें संघवाद के साथ एकात्मक प्रणाली का ऐसा अद्भुत सामंजस्य बैठाया गया है, जो किसी भी देश में, किसी भी स्थिति में, किसी भी देश काल में इस देश की एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न होने से बचाता है। भारत राज्यों का एक संघ है, यह बात संविधान में स्पष्टतया उल्लिखित होने के बावजूद एकात्मक संविधानों की भांति आपातकाल में केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। संघीय शासन होने के बावजूद एक संविधान, इकहरी नागरिकता, एक सर्वोच्च न्यायालय, तीनों सेनाओं का एक प्रमुख राष्ट्रपति, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, केंद्रीय कर, भारतीय नागरिकों को देश के किसी भी राज्य में बसने और आजीविका कमाने का निर्बाध अधिकार, इस प्रकार के कई प्रावधानों के जरिए देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा गया है। और साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की स्पष्ट व्याख्या की गई है। इसके अलावा जो राज्य के देश के सरकार की जो तीनों अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, उनके बीच में शक्ति पृथक्करण, मतलब पावर का जो सेपरेशन है वो, और नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। चेक्स एंड बैलेंसेस की थ्योरी अपनाई गई है कि तीनों अंग एक दूसरे के नियंत्रण में रहें, लेकिन एक दूसरे से स्वतंत्र भी रहें। तो इसको कैसे अंजाम दिया गया है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत राज्य को सर्वाधिकारवादी होने से बचाता है। इसके अनुसार राज्य की शक्ति को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया है। कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
और मंत्रिपरिषद, विधायिका का मतलब संसद और न्यायपालिका का मतलब न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्यों के मामले में। हालांकि संसदीय लोकतंत्र होने के कारण भारत में विधायिका और कार्यपालिका में पूर्ण शक्ति पृथक्करण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। यह सिद्धांत व्यवहार में कैसे काम करता है? कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल विधायिका में से ही चुने जाते हैं, संसद में से ही चुने जाते हैं। राष्ट्रपति एवं न्यायाधीशों को संसद महाभियोग प्रस्ताव पारित कर उनके पद से हटा सकती है। संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को भी हटा सकती है। संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उसे निरस्त या संशोधित कर सकता है। ये हमारे देश का जो संविधान है उसकी जो एक मूलभूत ढांचा है, जिसको कि बदलने की बातें यदा कदा हवा में उछाली जाती है और जो खतरा इस देश के ऊपर मंडरा रहा है, ये उसके बारे में मैंने आपको कुछ बातें डिटेल्स में बताई है और इन बातों को सभी नागरिक पूरी तरह से सजग रहें और हमेशा ध्यान में रखें। अब मैं आपको इस संविधान से संबंधित इसके निर्माण के दौरान कुछ रोचक तथ्य हैं, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। देखिए, संविधान की जो मूल प्रति संसद के पुस्तकालय में हीलियम कवच के भीतर रखी हुई है, उस मूल प्रति को श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था और इसके लिए उन्होंने 6 महीने की अवधि में संविधान को अपने हाथों से लिखकर तैयार कर दिया था। और जब जवाहरलाल नेहरू जी ने उनसे लेखन के बदले में मानदेय, जो एक ऑनरेरियम, कुछ एक धनराशि या कुछ भी मानदेय के बारे में उनसे जानना चाहा, तो उन्होंने बड़ा रोचक एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई धनराशि नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके बदले संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका नाम हो और अंतिम पृष्ठ पर अपने साथ वह उन्हें अपने पितामह का नाम लिखने की भी अनुमति दी जाए। पंडित नेहरू ने उनकी इस इच्छा का मान रखा। मूल प्रति के प्रत्येक पृष्ठ के हाशियों या किनारों को शांति निकेतन शैली में बेल कंगूरों से सजाया गया है। प्रख्यात चित्रकार श्री नंदलाल बोस एवं श्री राम मनोहर सिन्हा ने प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष भाग पर इस महान देश की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के अनेकों प्रसंगों को चित्रांकित किया है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक प्राग ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता, भागीरथ द्वारा गंगावतरण, लंका विजय से लौटते भगवान श्री राम, अर्जुन को गीता का उपदेश देते भगवान कृष्ण, वैदिक काल के गुरुकुल, भगवान बुद्ध, तीर्थंकर महावीर, नटराज, बौद्ध धर्म अंगीकार करते सम्राट अशोक, विक्रमादित्य का दरबार, नालंदा विश्वविद्यालय, देश की साझी विरासत के अनेक प्रमुख किरदार, गुरु गोविंद सिंह, अकबर, शिवाजी महाराज, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई आदि के चित्रों को चित्रांकित संविधान के हर पृष्ठ के ऊपर इस तरीके के चित्र आपको मिलेंगे। आप गूगल करके देखें तो आपको ये सब चित्र उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त स्वाधीनता संग्राम के कई महत्वपूर्ण पलों जैसे महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, नोआखाली में सांप्रदायिक सद्भाव की पुनर्स्थापना के लिए उपवास करते हुए बापू और विदेश की धरती से महात्मा गांधी को सैल्यूट करते और उनसे आशीर्वाद मांगते सुभाष चंद्र बोस के चित्र प्रमुख हैं। इनको ध्यान दीजिएगा। इन्हीं घटनाओं के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं आज। तो जो विदेश की धरती से महात्मा गांधी को सैल्यूट करते और उनसे आशीर्वाद मांगते सुभाष चंद्र बोस के चित्र प्रमुख हैं। इतना ही नहीं, उत्तर में रखवाली करते हिमालय और दक्षिण में चरण प्रक्षालन करते महासागर और थार के मरुस्थल को भी चित्रित किया गया है। ये सभी चित्र संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, सर्वसमावेशी विरासत एवं बहुलतावादी संस्कृति का बखूबी निरूपण करते हैं। कल्पना करिए कि संविधान को बदलने का दावा करने वाले लोग उपरोक्त चित्रों में से
कौन कौन से चित्रों को मिटा देंगे या रखेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यद्यपि स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्च संरक्षक है, वह संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और केंद्र व राज्यों के मध्य अधिकारों से संबंधित विवादों का निपटारा करती है। तथापि अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक नागरिक ही संविधान के असली रक्षक होते हैं। हम समझते हैं कि इसके लिए आवश्यक है कि कला, विज्ञान हो अथवा वाणिज्य, सभी संकायों के विद्यार्थियों को संविधान की मूलभूत विशेषताओं को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि इसका उल्लंघन करने वाली सरकारों की निरंकुशता पर जनता की जागरूकता की लगाम लगी रहे। संविधान की प्रस्तावना पढ़ने या 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित कर देने मात्र से बात नहीं बनेगी, यह सब दिखावा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि यह संविधान लचीला होने के साथ साथ इतना मजबूत भी है कि शांति हो या युद्ध, दोनों ही परिस्थितियों में इस देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने में समर्थ है। अलग अलग दौर में अलग अलग विचारधाराओं की सरकारें देश पर शासन करती रही हैं। आज के दौर में वैचारिक संघर्षों, चरम पर पहुंची धार्मिक असहिष्णुता और बढ़ती असमानता के इस कठिन दौर में नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे लोकतंत्र के पहरेदार इस संविधान की रक्षा में हमेशा तत्पर रहें, ताकि विचारधारा की आड़ में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार संविधान से खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके। नमस्कार।